मैं एक जांबाज सुंदरबन में अपना दिया गया मिशन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंचने की कोशिश में। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां मिलती रहें, और इसे लाजिमन लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। राज्य होटल में हमने भारतीय शहरी और हिंदू नामों का इंदराज करवा कर कमरे लिए। ये औसत से जरा ऊंचे मयार का होटल था और उस दौर में उसके सिंगल कमरे का किराया 200 रुपए रोजाना था। कलकत्ता एक बहुत वसी और दूर तक फैला हुआ शहर है। जैसे पाकिस्तान में पंजनद के मकाम पर 5 दरियाओं का पानी मिलकर एक बहुत बड़े दरिया की सूरत इख्तियार कर लेता है, वैसे ही भारत में कलकत्ता के करीब गंगना समेत कई दरिया मिलकर समंदर में गिरते हैं। इन कई दरियाओं के मिलने से दरिया का पाट बहुत चौड़ा और गहराई बहुत ज्यादा है। एशिया का मशहूर होड़ा ब्रिज कलकत्ते के शहर के इन दो हिस्सों को मिलाता है जिनके बीच से ये दरिया बहता है। भारत के इस सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर में मीलों दूर तक फैली हुई कॉलोनी, लेकिन चौक बाजार की कलकत्ता में वही मरकजी हैसियत है जो कराची में सदर और एम्प्रेस मार्केट की है। मैंने होटल से दिल्ली में आरिफ और नजीर के घरों में फोन करके कैसर और उसके साथियों की दिल्ली बखैरियत वापसी के मुतालिक पूछा। मेरे ये दोनों मुखलिस दोस्त मेरी कलकत्ते में आमद पर बहुत हैरान हुए और खैरो आफियत दरियाफ्त करने और दोस्ताना गिले शिकवे करने के बाद दोनों ने बताया कि कैसर और उसके साथी अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे। ये बात सुनकर मुझे अचंभा हुआ क्योंकि हमसे 4 रोज पेशतर कैसर अपने साथियों के हमरा वृद्धामंद से कलकत्ते के लिए रवाना हुआ था और अब तक उन्हें दिल्ली पहुंच जाना चाहिए था। मैंने आरिफ को कहा कि मैं उसे 1 घंटे के बाद दोबारा फोन करूंगा और इतनी देर में वो कैसर के घर वालों से पता करे, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि दिल्ली पहुंचकर उसने अभी तक उनसे राब्ता न किया हो। मैं कैसर के दिल्ली न पहुंचने से परेशान हो गया था और कई किस्म के वहमों और अंदेशों ने मुझे घेर लिया था। इस बात का भी बड़ा इम्कान था कि वृद्धामंद से कलकत्ते और कलकत्ते से दिल्ली के सफर के दौरान वो किसी उफ्ताद का शिकार न हो गए हों। 1 घंटे के बाद मेरे फोन करने पर आरिफ ने बताया कि कैसर के घर वालों ने बताया है कि उसका 3 रोज कबल कलकत्ते से ही फोन आया था और उसने कहा था कि वो अपने साथियों समेत चंद रोज में दिल्ली पहुंच जाएगा। ये जानकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। मेरे नंबर 2 और उसके साथियों ने, जो थाईलैंड से रवानगी के वक्त अब तक सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाते कैदियों की तरह पाबंद थे, यहाँ पहुंचकर जरा आजादी का सांस लिया और मुझसे शहर में घूमने की इजाजत मांगी। मैंने उनके हमराह 2 फौजियों को भेजा ताकि अगर कोई मुश्किल पड़े तो वो साथ दे सके, और अगर रास्ता भूल जाएं तो फौजियों के बंगाली जबान जानने से होटल वापस पहुंच सके। उनके जाने के बाद मैंने मग और मुरंग के जवाहिरात में से तिकोने याकूत अलहदा किए और बाकी सबको फरोख्त करने के लिए जेसीओ के हमराह जवाहिरात की मार्केट में चला गया। ना तराशीदा जवाहिरात खरीदने वाले यूं तो बेशुमार जौहरी थे, लेकिन सिर्फ 2 ऐसे जौहरी थे जो बड़े से बड़ा माल खरीदने की इस्तिताअत रखते थे। हम उनमें से पहले जौहरी के पास गए और इधर उधर की बातें करके दुकान के मालिक को अलहदा कमरे में अपने जवाहिरात का जखीरा दिखाया। वो बिजली की तेज रोशनी में एक एक पत्थर को गौर से देखता और उसे अलहदा रख कर कागज पर कुछ तहरीर करता। जवाहिर का मुआयना करने के बाद वो कहने लगा कि आप सारे जवाहिर इकट्ठे ही क्यों नहीं ले आए? शायद आपने ऐसा इसलिए किया होगा कि मैं इतने सारे पत्थर या तो खरीद ना सकूं और या फिर उनकी कम कीमत लगा दूं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। हम ईमानदार कारोबारी हैं और राजे महाराजे अपने मौरूसी जवाहिरात भी हमारे पास ही फरोख्त करते हैं, और मैं भगवान की कृपा से ये खेप और पहली खेप से 50 गुना ज्यादा जवाहिर खरीदने की ताकत रखता हूँ। मुझे उसकी बात समझ में ना आई और मैं सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। जौहरी अपनी बात की वजाहत में कहने लगा कि 2 रोज पेशतर 2 साहिब ऐसे ही जवाहिरात फरोख्त करने मेरे पास आए थे। उनके जवाहिरात में एक नीलम बिल्कुल इसी वजन और नमूने का था और बिल्कुल उसी की तरह सैकड़ों बरस कदीम तरीके पर उसे लॉकेट की सूरत दी गई थी और इसी तरह का एक सुराख उसके कोने पर भी था। इसलिए मैंने ये बात आपसे की है। ये कहते हुए जौहरी ने नीलम का एक टुकड़ा उठाकर मेरे सामने रख दिया। मैंने ना तो कभी इन जवाहिरात को गौर से देखा और परखा था और ना ही कैसर और उसके साथियों का हिस्सा जवाहिरात में से चुन कर दिया था। मेरे इस्तफसार पर कि पहली खेप लाने वाले क्या जवाहिरात लेकर अपनी रकम लेने आएंगे, कलकत्ते के इस जौहरी ने हमसे इतना बड़ा सौदा करने के लिए हमारी आओ भगत में कोई कसर न छोड़ी। ना तराशीदा जवाहिरात की सही कीमत लगाना खासा मुश्किल काम है।
जौहरी ने अपने भाई को भी वहीं बुला लिया और वो फिर से एक एक करके उनका वजन और तराशने के बाद के वजन का मुआवजा करके कीमत लगाने लगा। हमें वहां बैठे 1 घंटा गुजरा होगा कि दुकान के मुलाजिम ने कमरे में आकर जौहरी को बंगाली जबान में कुछ बताया कि परसों जवाहिर बेचने वाले आ गए हैं। जौहरी शायद ये चाहता था कि उनका हमारा टाकरा न हो, इसलिए मैंने खुद ही उसे कह दिया कि हमारे उन साथियों को यहीं बुलवा लें। जौहरी ने बादल नखास्ता उन्हें भी इसी कमरे में बुलवाया। मेरे सामने कैसर और उसके 2 साथी हमें यहाँ देखकर हक्का बक्का रह गए। मैंने आंख का इशारा करते हुए कैसर और उसके साथियों से रस्मी सा हाथ मिलाया और कहा कि अजीब इत्तेफाक है कि हम भी इसी दुकान पर आए जहाँ आपने जवाहिरात फरोख्त किए हैं। थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने जौहरी को कहा कि आप अब इन। जौहरी ने भाई से सर जोड़कर मशवरा करने के बाद मुझे 90 लाख की ऑफर की। मैं भारतीय हिंदू और खुसूसन मारवाड़ियों की फितरत से बखूबी आगाह था। मैंने कहा, लाला जी क्या आप मजाक कर रहे हैं? इन अनमोल जवाहिरात को 90 लाख में फरोख्त करने से तो बेहतर है मैं इन्हें समंदर में फेंक दूं। मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। मैंने अपने जवाहिरात समेटते हुए कैसर को कहा कि तुम भी सौदा कैंसिल करो, इन जवाहिरात की सही कीमत हमें यहाँ नहीं मिलेगी। जौहरी ने जो ये 2 बड़े सौदे हाथ से निकलते देखे तो घबरा गया और कहने लगा कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं। मैंने उठते हुए कहा कि लाला जी इन जवाहिर को खरीदना आपके बस की बात नहीं। आपने इतनी कम कीमत लगाई है कि आपसे बार्गेनिंग भी मुमकिन नहीं। कैसर ने उसी दौरान मुझे बताया कि जौहरी ने उसे 26 लाख की ऑफर दी थी, जिसे उसने जवाहिर की शनाख्त न होने पर मंजूर कर लिया था। हम जाने लगे तो जौहरी ने कहा कि मैं दोनों के जवाहिर का 2 करोड़ देने को तैयार हूँ। हमारे इनकार और कमरे से निकलते वक्त वो 2.25 करोड़ पर आ गया। मैंने उसे कहा कि इसीलिए मैंने अपने साथी को पहले आपके पास भेजा था और 2 रोज बाद खुद आया। बहरहाल हमने अगर इन्हें फेंकना भी हुआ तो 3 करोड़ से कम में नहीं फेंकेंगे। आप सोच लीजिए, हम परसों फिर आएंगे। मुमकिन है इस दौरान हमें हमारी तवक्को से भी ज्यादा अच्छी ऑफर मिल जाए। लाला जी नीम रजामंद थे, कहने लगे कि अपना एड्रेस दे जाएं, मैं मशवरा करके आपसे राब्ता करूंगा। मैंने कहा कि ऐसे सौदों में एड्रेस नहीं दिया जाता। हम परसों फिर आएंगे बशर्ते कि हमें इससे अच्छी ऑफर न मिली। ये कहकर मैं जेसीओ, कैसर और उसके साथियों के साथ दुकान से बाहर आ गया। कुछ देर बाद हमने 2 टैक्सियां ली और राजिया होटल आ गए। कैसर और उसके साथियों को गले लगाते हुए मैंने उन्हें कहा कि मैंने जानबूझकर हिफाजती नुक्ता नजर से दुकान में उनसे सिर्फ रस्मी अलैक सलैक की थी। उनके लिए मैं बेहद फिक्रमंद था और आज सुबह 3 बार मैंने आरिफ और नजीर को फोन करके उनके बखैरियत वापस लौटने के मुतालिक पूछा। मेरे तीसरे फोन पर जब आरिफ ने तुम्हारे घर वालों से राब्ता करके मुझे बताया कि तुमने अपने घर वालों को चंद रोज में वापस लौटने का कहा है तो मेरी जान में जान आई। जौहरी की दुकान पर फाकिया मिलने पर हम सब बहुत खुश थे। कैसर ने बताया कि वो अपने साथियों और कल्पना के साथ एम्बेसडर होटल में मुकीम है। उसने दबी जबान में कहा कि वो जवाहिरात को यहाँ इसलिए फरोख्त करना चाहता था कि अपने सब साथियों और कल्पना को उनका हिस्सा दे दे। दिल्ली में इन जवाहिरात को फरोख्त करने से वो इसलिए घबराता है कि वहाँ का रिहायशी होने के बायस बहुत से लोग उसकी असली वाली हालत जानते हैं और इतनी मालियत के जवाहिरात वहाँ फरोख्त करने से उसकी हैसियत मशकूक हो सकती है। कैसर ने मजीद ये कहा कि क्यों ना यहाँ के जौहरी के पास वो कम से कम अपने हिस्से के जवाहिरात ही फरोख्त कर दे, क्योंकि उसके साथी जल्द से जल्द अपने घरों को जाने के लिए बेताब हैं। मैंने कैसर को समझाते हुए कहा कि ये मारवाड़ी हिंदू अपने बाप को भी डंडी मारने से नहीं चूकते। तुम्हारे साथियों को मैं समझाता हूँ, जहाँ इतना अरसा वो अपने घरों से अलहदा रहे हैं वहाँ सिर्फ चंद रोज और सही। मैंने जो सोचा है अगर वैसा ही हो गया तो हमें इस मारवाड़ी की ऑफर से दुगनी से भी ज्यादा रकम मिल सकती है। मैंने कैसर को इशारा किया और वो मेरे साथ ही कमरे से बाहर चला आया। कलकत्ते में जगह जगह पीसीओ बने हुए थे। मैंने बंबई में हाजी मस्तान के लिए अर्जेंट कॉल बुक करवाई। कॉल तो जल्द ही मिल गई, लेकिन टेलीफोन अटेंड करने वालों ने जब तक मेरी अच्छी तरह से फोन पर छानबीन न कर ली मुझे हाजी मस्तान से न मिलवाया। तकरीबन 6 मिनट इसी कौन, कहां और क्यों के बाद आखिरकार जब हाजी मस्तान ने मेरी आवाज सुनी और मुझे पहचाना तो मुझे 1 मिनट प्लीज कहकर उसने फोन अटेंड करने वालों को जो गालियां दी फोन पर मुझे वो बखूबी सुनाई दे रही थी। उनसे फारिग होकर हाजी मस्तान ने मुझसे बात शुरू की और कहा कि खुनसा का मेरे मुताल्लिक पैगाम उसे खासी मुद्दत गुजरी मिल चुका है और वो इसी इंतजार में था कि मैं उससे कब राब्ता करूंगा। मैंने उसे कहा कि एक छोटी सी मुश्किल दरपेश है, मेरे साथ मेरे 13 साथी भी हैं और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाजी मस्तान बोला, आप सब यहाँ बंबई क्यों नहीं आ जाते? मैंने कहा कि तुम मेरे मुताल्लिक सब कुछ जानते हो, मैं कैसे आ सकता हूँ?
हाजी मस्तान ने पूछा, क्या तुम्हारे साथी भी? मैंने कहा, नहीं, वो सब क्लियर हैं। मेरा जवाब सुनकर हाजी मस्तान ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो मैं कलकत्ते आ जाता हूँ, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम बम्बई आ जाओ। मैं अपने 4 इंतहाई वफादार साथी आज ही तुम्हारे पास भेज देता हूँ और कलकत्ते में भी अपने नुमाइंदे को कहता हूँ कि आप सबको बाहिफाजत जहाज पर सवार करवाएं। बम्बई में मैं खुद सांता क्रूज एयरपोर्ट पर मौजूद हूँगा। गर्ज ये कि बहुत यकीन दहानियों के बाद ये फैसला हुआ कि हाजी मस्तान के 4 आदमी आज ही कलकत्ता पहुँच जाएंगे और उनको हम अपना सारा असलहा दे दें। वो हमारा असलहा यहाँ के नुमाइंदे के पास अमानतन रखवा कर अगली सुबह हमारे साथ बम्बई परवास कर जाएंगे। बम्बई से वापसी पर हमारा असलहा हमें लौटा दिया जाएगा। असलहा कलकत्ते में छोड़ने की वजह ये थी कि एयरपोर्ट पर असलहे की चेकिंग की जाती है। कैसर के साथियों और कल्पना से मिलकर मैंने उन्हें कल सुबह बम्बई रवानगी का कहा। हाजी मस्तान के आदमियों ने मेरे होटल में आना था, लिहाजा मैंने कैसर को कहा कि अपना और साथियों का तमाम असलहा चेक करके मेरे होटल में पहुंचा दे। शाम को कैसर और उसके साथी अपना असलहा 2 बड़े सूटकेस में डालकर मेरे होटल में ले आए। रात 8:30 बजे मुझे रिसेप्शन से फोन आया कि 4 अफराद मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने होटल में अपना नाम दीप चंद लिखवाया था। मैंने होटल के फोन पर उनसे बात की तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो बम्बई से आए हैं। ये सुनकर मैंने उन्हें अपने कमरे में बुलवा लिया। मेरे कमरे में आने वाले 4 में से सिर्फ एक को मैं पहचानता था। दिल्ली में DMI की हिरासत से फरार होने के बाद मुंबई में हाजी मस्तान के जूहू वाले बंगले में क़याम के दौरान मेरी हिफाजत पर मामूर 4 मुहाफिजों का निगरान वहीद था और वहाँ CBI के अफसरान को खत्म करने और न्यू नागपाड़े में मेरी कवर स्टोरी वाले फ्लैट में घाटन और उसके आशना को जहन्नम वासिल करते वक्त भी मेरा मावन था। उसने 3 दूसरे आने वालों के मुतालिक मुझे बताया कि हाजी साहब ने उन्हें आपको बाहिफाजत मुंबई पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये तीनों मुझसे हाथ मिलाकर बाअदब होकर खामोशी से मेरे कमरे में बैठ गए और वहीद मुझसे मेरे दूसरे साथियों के मुतालिक पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि मेरे 13 साथियों में से एक औरत भी है। उसने मेरे कमरे से हाजी मस्तान के कलकत्ते के नुमाइंदे को फोन किया। हाजी मस्तान ने उसे पहले ही मुंबई से टेलीफोन पर मेरे मुतालिक हिदायत दे दी थी। तकरीबन 1 घंटे में वो राजिया होटल पहुंच गया। उसने कहा कि कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट पर उसने मुंबई के लिए 18 सीटें बुक की हैं। मुझसे साथियों के नाम लेकर इन 4 को अपने हमराह ले गया और कहा कि सुबह 8 बजे गाड़ियां राजिया होटल और एम्बेसडर होटल से हम सबको एयरपोर्ट ले जाएंगी। वो रुखसत हुए तो मैंने तीनों फौजियों, थाइयों और कैसर को सुबह 8 बजे रवानगी का कहा। शाम को हम मुख्तलिफ टोलियों में शहर में घूमने निकल गए। मैं रात को 9 बजे जब वापस लौटा तो होटल वालों से मालूम हुआ कि मेरी गैर मौजूदगी में मुंबई से 2 मरतबा कॉल आई थी। मैं फिर करीबी PCO गया क्योंकि होटल से हाजी मस्तान को फोन करना गैर महफूज था। मैंने मुंबई में हाजी मस्तान का खुसूसी नंबर मिलाकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। मैं जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मुंबई में गुजरा हुआ वक्त मेरे तसव्वुर में घूमने लगा। DMI की हिरासत से फरार होकर मैं बेजारो मददगार जख्मी हालत में मुंबई आया था। वहाँ हाजी मस्तान मुझे मिला और फिर जो कुछ उसने मेरे लिए किया और जिस तरह मेरी दिलजोई की, वो सब वाक़यात एक फिल्म की तरह मेरे तसव्वुर के पर्दे से गुजरने लगे। उस सब की वजह मेरी ज़ात या शख्सियत नहीं थी, बल्कि हाजी मस्तान की पाकिस्तान और मुसलमानों से वालेहाना मोहब्बत थी। अगले रोज हम हवाई जहाज से मुंबई के लिए परवास कर गए। रवानगी से पहले हमने अपने असलहे से भरे सूटकेस कलकत्ता के नुमाइंदे के हवाले किए। सांता क्रूज एयरपोर्ट के अंदर हाजी मस्तान के कारिंदे और बाहर वो खुद मौजूद था। हाजी मस्तान को देखते ही मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सका। शायद यही हालत उसकी भी थी। तमाम एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रखते हुए हम भेंच कर गले मिले। मस्तान का मोटर कारों का एक बड़ा कारवान वहां मौजूद था, जिनमें उसके मुहाफिजों की 2 गाड़ियों के अलावा हम सबको लेने के लिए 6 कारें आई थीं। मैं मुंबई में माजी से गुजरे हुए दिनों की याद में खोया हुआ था और हाजी मस्तान अपनी आदत के मुताबिक मुझसे पाकिस्तान से रवानगी के बाद अब तक पेश आने वाले हालात तफसीलन सुनने पर मुसर था। ये वाक़यात ना तो खुशकुन थे और ना ही मुझे खून की होलियां खेलने में अपनी कामयाबियां बयान करके अपनी बड़ाई जताना मकसूद था। हाजी मस्तान के बेहद इसरार के आगे आखिरकार मुझे हथियार डालने पड़े। वाक़यात सुनाने का आगाज हुआ तो ये सिलसिला 2-3 दिन तक जारी रहा। मैं बोलते बोलते थक गया, लेकिन हाजी मस्तान का इश्तियाक बढ़ता ही रहा और जब बिलाखिर मैंने उसे कहा कि अब कोई बात भी ऐसी नहीं रही जो मैंने बयान न की हो, तो हाजी मस्तान ने मेरी मुंबई से जाने के बाद अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात बताना शुरू किए।
وہ کہنے لگا کہ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد چند ماہ تو سکون سے گزرے اور حاجی علی کی درگاہ میں جو تم نے فیصلہ کروایا تھا اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن پھر ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے والے آ گئے۔ پہلے تو یوسف پٹیل نے رسمی سے شکوے کیے جو آہستہ آہستہ مخالفت میں بدل گئے۔ ہم دونوں کے ایک ہو جانے سے جن کا دھندا چوپٹ ہو گیا تھا وہ پھر پر پرزے نکالنے لگے۔ میں نے یوسف کو بارہا ان کے عزائم سے آگاہ کیا، لیکن اس نے بجائے اپنے گرد حلقہ بنائے ہوئے ان منافقوں سے پیچھا چھڑوانے کے انہیں اور قریب کر لیا۔ مجھے میرے کارندوں کے ذریعے ایک ایک پل کی خبر ملتی تھی۔ ایسی بدمعاملگی کے باعث ایک بار خنسا بھی یہاں آیا اور اس نے بھی یوسف پٹیل کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی مایوس لوٹ گیا۔ خنسا کا اصول ہے کہ کسی بھی ملک میں وہ صرف ایک ہی پارٹی کو اپنا مال بھیجتا ہے، پھر وہ پارٹی دوسرے تھوک خریداروں کو نہایت معمولی منافع پر ان کی ضرورت کا مال سپلائی کرتی ہے۔ یہاں پورے ملک میں اس کا نمائندہ ہوں۔ گولڈن ٹرائنگل سے یہاں پر دوسری پارٹیوں تک مال سپلائی کرنے کے دوران سارا رسک میرا ہوتا ہے۔ میں نے یوسف پٹیل کو یہاں تک کہا کہ میں اسے مال بغیر منافع کے سپلائی کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ تو بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنا مقام بنانے کے درپے ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف نے خنسا کے مال کی بجائے ترکی سے مال منگوانا شروع کیا۔ ایک بار اس کی ایک بڑی کھیپ ترکی میں ہی پکڑی گئی، جس کا یوسف کو خاصا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نے اپنے ہواریوں کے اکسانے پر مجھ پر مخبری کا الزام عائد کیا۔ میں نے اس کو بہت یقین دلایا، قسمیں اٹھائیں، لیکن اس کے کان کچھ ایسے بھرے ہوئے تھے کہ میرے صفائی دینے کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کبھی کبھار جب اچانک ہم ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو یوسف رسمی سلام کر کے منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے۔ میرے کئی کارندے اس کی ایما پر مارے جا چکے ہیں۔ تم تو جانتے ہو کہ اس دھندے سے میری کمائی کا بہت بڑا حصہ اس علاقے کے ضرورت مند مسلمانوں پر خرچ ہوتا ہے۔ یوسف کو یہ بات بھی کھٹکتی ہے۔ میں تو اس مسلسل سردردی سے اکتا چکا ہوں۔ ہم میں پھوٹ پڑنے کے باعث ہی بھارتی حکومت ہمیں کئی بار وارننگ دے چکی ہے اور شیو سینا والوں نے ایک دو بار اعلانیہ مجھے للکارا ہے۔ اگرچہ میں نے ان کے للکارنے کا ایسا سخت جواب دیا ہے کہ ان کو اپنے 9 گنڈوں کی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن آخر کب تک میں ان محاذوں پر اکیلا لڑتا رہوں گا؟ میرا بیٹا عباس تو اتنا سیدھا ہے کہ اس میں مخالفین کی چالاکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ میں تو بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ سارا کاروبار سمیٹ کر کسی دوسرے ملک میں جا بسوں اور پرسکون زندگی کے دن گزاروں۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہاں کے مسلمان ہیں، جنہیں میرے جاتے ہی شیو سینا والے کچا چبا جائیں گے۔ مستان اپنی داستان سنا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ان 2 بڑوں کی پھوٹ سے نہ صرف ان دونوں کا نام ختم ہو جائے گا بلکہ یہاں کے مسلمان بھی بے آسرا ہو جائیں گے۔ ہمیں بمبئی آئے ہوئے 3 روز گزر چکے تھے۔ میرے سارے ہمراہی بامبے کے راج میں حاجی مستان کے مہمان خانے میں مقیم تھے۔ میں ہر روز ایک مرتبہ وحید کے ساتھ انہیں ملنے ضرور جاتا۔ حاجی مستان نے مہمان نوازی کی حد کر دی تھی۔ میرے ہمراہیوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانے، مشروبات اور ان کی خواہش کے مطابق ہر شے مہیا کی جا رہی تھی۔ میں تو مستان کا مہمان خصوصی تھا، لیکن میرے ساتھیوں کو بھی VIP ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ چوتھے روز میں نے حاجی مستان کو کہا کہ میرے پاس تو تمہیں سنانے کے لیے اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ میرے ہمراہیوں میں سے قیصر اور کلپنا کو بلوا لو۔ قیصر کے متعلق میں تمہیں یہاں پہلی بار اپنی آمد کے دوران بھی بتا چکا ہوں۔ گورکھپور کا ہوائی اڈا میرے پاکستانی نمبر 2 حبیب اور قیصر نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اڑایا تھا، اور کھٹمنڈو میں بھی مکتی باہنی والوں کو جہنم واصل کرنے کے لیے میں نے اپنی مدد کے لیے قیصر کو ہی بلوایا تھا۔ کلپنا کے ماضی میں بیتے ہوئے واقعات کو مختصراً بتاتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ ان دونوں کے پاس بھی تمہاری دلچسپی کے بہت سے واقعات ہیں۔ حاجی مستان ان پڑھ تھا، بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ بندرگاہ پر ایک مزدور کی حیثیت سے اس نے کام شروع کیا اور چند ہی سالوں میں وہ اپنی جدوجہد اور معاملہ فہمی کی وجہ سے بمبئی کی زیر زمین دنیا اور بر صغیر کے اسمگلروں کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ مستان کا قد 6 فٹ 4 انچ تھا اور اس کے بقول وہ نوجوانی میں اتنا تندرست اور صحت مند تھا کہ اکیلا ہی 4-5 دشمنوں پر بھاری تھا۔ ایک بار ہندو مخالفین نے بے خبری میں اس پر اسی کے گروہ میں شامل اپنے آدمیوں سے حملہ کروایا۔ ان سب کے پاس ہاکیاں اور بڑے چاقو تھے۔ حاجی مستان اکیلا ہی اپنے غدار کارکنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا اور حملہ آوروں نے لاٹھیوں اور ہاکیوں سے اس کے بائیں بازو اور ٹانگ پر اتنی لاٹھیاں اور ہاکیاں برسائیں کہ کئی جگہ سے وہ چکنا چور ہو گئی۔ جسم کے اسی جانب چاقوؤں سے اتنے وار کیے گئے کہ حملہ آور اسے مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ یہ تو اس کی زندگی باقی تھی کہ عین اس وقت جب اس کی زندگی کی تار ٹوٹنے لگی تو اس کے گروہ کے حامی وہاں پہنچ گئے۔
انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں کو اچھے ڈاکٹروں کا تعارف بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر زخمی کے مخالفین کے خوف سے علاج کرنے سے بھی کتراتا ہے۔ حاجی مستان کا علاج خفیہ طور پر اس کی ایک پناہ گاہ میں ہوا۔ زندگی کی بازی تو وہ جیت گیا، لیکن اس کی بائیں ٹانگ اور بازو کی ہڈیاں ٹھیک طور پر نہ جڑ سکیں۔ چاقوؤں کے گہرے گھاؤ تو مندمل ہو گئے، لیکن وہ پوری طرح سے صحت یاب نہ ہو سکا۔ اپنی قوت ارادی کے زور پر وہ پھر میدان میں آنے کے قابل ہوا تو اس نے حملہ آوروں اور مخالف گروہوں کا خاتمہ کر دیا، لیکن اس کی اپنی جسمانی کمزوری بڑھتی گئی۔ وہ لنگڑا کر چلتا اور اس کا بایاں بازو بھی پوری طرح حرکت نہ کر سکتا تھا۔ خوراک بھی وہ پرہیزی کھاتا تھا۔ میرے ساتھ حاجی مستان کے اس خصوصی مہربانہ رویے کی وجہ یہ تھی کہ بھارت میں اپنے 3 سال سے زیادہ قیام کے دوران بھارتی افواج کو جو نقصان میں نے پہنچائے تھے اور جس طرح ان کے آرمی ہیڈ کوارٹر سے اطلاعات لینے کے لیے پل بنائے تھے، اور اس دشمن ملک میں اپنے 4 ساتھیوں اور دلی میں قیصر اور دوسرے لڑکوں کے تعاون سے بھارتی حکومت کے لیے ہم ایک ہوا بن چکے تھے، ان سب باتوں سے حاجی مستان کو یہ محسوس ہوتا تھا گویا ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ قیصر کے متعلق جب میں نے اسے بتایا تو اس نے مصنوعی ناراضگی سے مجھے کہا کہ میں نے اتنے روز تک اس کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ حاجی مستان نے مجھے بتایا کہ گورکھپور کے ہوائی اڈے کا زخم بھارتی حکومت اور فوج کے دلوں میں مدتوں ہرا رہے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں فون پر قیصر اور کلپنا کو کہوں کہ تیار ہو جائیں اور 1 گھنٹے بعد ایک گاڑی انہیں لے کر یہاں آ جائے گی۔ قیصر اور کلپنا مالابار کے بنگلے پر پہنچے تو حاجی مستان نے ان کی بہت آؤ بھگت کی۔ میں نے اس سے قیصر کا تعارف کروانا چاہا تو مستان نے مجھے کہا کہ آپ چپ رہیں، قیصر کا تعارف میں آپ سے کرواتا ہوں۔ اب مستان نے بشیر کے گیرج سے لے کر دلی میں 26 جنوری کی پریڈ، گورکھپور کے ہوائی اڈے، نیو ایئر نائٹ پر اکبر ہوٹل میں دھماکوں سے لے کر گورکھپور اور پھر کھٹمنڈو میں قیصر اس کے ساتھیوں کی تمام واقعات اس روانی سے دہرائے جیسے یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوا ہو۔ میری بتائی ہوئی باتوں کو اس نے اتنی تفصیل سے بیان کیا کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ قیصر یوپی اور دلی والوں کی طرح عجز و انکساری سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں اس کی حد سے زیادہ خاموشی اور جی نہیں میں کیا کہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا وغیرہ کے فکروں سے پریشان ہو گیا کہ کہیں حاجی مستان ان تمام واقعات کو لاف زنی ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ میں نے قیصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم کسی انٹیروگیشن سینٹر میں نہیں بیٹھے ہو جہاں تم خود پر لگائے گئے الزامات کی جواب دہی میں جی نہیں کہہ رہے ہو۔ تم نے جو کارنامے انجام دیے ہیں تمہیں ان پر فخر کرنا چاہیے اور انہیں بیان کرنے میں ہرگز جھجکنا نہیں چاہیے۔ حاجی مستان تمہاری زبانی تمہاری جاں فروشی کی داستان سننا چاہتے ہیں۔ غرض یہ کہ سارا دن قیصر اور کلپنا سے حاجی مستان کی گفتگو میں گزر گیا۔ رات کے پرتکلف کھانے کے بعد جب ان دونوں کو مستان نے رخصت کیا تو ہمیں تنہائی میسر آئی۔ میرے پوچھنے پر حاجی مستان نے کہا کہ میں آج کل بیش وقت گھر پر ہی گزارتا ہوں۔ میرے مزید استفسار پر وہ بولا کہ میرے کاروباری حالات آج کل ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے کئی معتبر کارکن مال وصول کرتے اور ڈیلیوری دیتے وقت پکڑے گئے ہیں۔ انہیں میں نے پولیس سے چھڑوا تو لیا ہے، لیکن ان کا چہرہ ظاہر ہونے سے اب وہ میرے کام کے نہیں رہے۔ میں نے ان کو خاصی معقول رقم دے کر زندگی کا باقی وقت خاموشی سے گزارنے کا کہا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ میرے بدترین دشمن گوکھلے کے گروہ میں یکے بعد دیگرے شامل ہو گئے۔ میرے سارے خفیہ ٹھکانے ان کو معلوم ہیں اور ان کی میرے ان ٹھکانوں تک رسائی ہو چکی ہے۔ ان ٹھکانوں کا مال میں نے بر وقت ادھر ادھر کر دیا اور جب پولیس نے وہاں چھاپے مارے تو انہیں سوائے خالی پیٹیوں کے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ نئے آدمی رکھتے وقت بہت احتیاط اور چھان بین کرنی پڑتی ہے کہ کہیں یہ بھی مخالفین کے بھیجے ہوئے نہ ہوں، اور یوسف پٹیل بلا وجہ میرا دشمن ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کچھ عرصے کے لیے کام بالکل بند کر دوں۔ چھوٹے پیمانے پر محدود کام کرنے سے میری بنی ہوئی ساکھ ختم ہو جائے گی، لیکن میرے یکلخت کام بند کرنے سے میرے مخالفین اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ مستان یک کوئی دھماکہ کرے گا۔ میں تو سمندروں میں پل کر بڑا ہوا ہوں اور تم بھی یقیناً جانتے ہوگے کہ جہازران جب سمندر کو بالکل خاموش اور پرسکون دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ سمندر کے سکون اور خاموشی میں کسی بڑے طوفان کی آمد پوشیدہ ہے۔ تم نے کلکتے سے فون پر کہا تھا کہ کوئی مشکل درپیش ہے، مجھے ابھی تک تم نے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ تمہاری مہمان نوازی میں موقع ہی نہیں ملا کہ اپنی مشکل بیان کر سکوں۔ میرے پاس مگھ اور مورنگ قبیلے کے ناتراشیدہ جواہرات ہیں۔ کلکتے کے ایک جوہری نے ان کی قیمت 2.25 کروڑ لگائی اور 3 کروڑ پر وہ نیم رضامند تھا۔ میرے خیال میں ان کی صحیح قیمت اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ان جواہرات کی جو بھی رقم ملے گی وہ مجھے میرے تمام ساتھیوں بما 2 ہلاک ہونے والوں کے لواحقین میں تقسیم کرنی ہے۔ بس یہی مشکل ہے کہ ان کی صحیح قیمت مل جائے۔
दूसरी मुश्किल यहाँ या कलकत्ते से बांग्लादेश में हिरन घाट तक हम सब के महफूज सफर का इंतजाम करना है, जहाँ एक बड़ा स्टीमर हमारे इंतजार में लंगर अंदाज है और जिस पर हमने बैंकॉक जाना है। हाजी मस्तान ने मेरी बात सुनकर हंसते हुए कहा कि मैं तो समझा था कि नामालूम कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिनके लिए तुम परेशान हो। ये दोनों मसले तो मैं 2-3 दिन में हल कर दूंगा। हाजी मस्तान ने उसी वक्त अपने एक कारिंदे को बुलाया और उसे सेठ करीम के घर फोन करके उससे बात करवाने का कहा। चंद मिनटों में ही सेठ करीम लाइन पर था। मस्तान ने गुजराती जबान में उससे बात की और फोन बंद करके मुझे कहा कि कल सुबह 10 बजे सेठ करीम हमको जुहू वाले बंगले में मिलेगा और मुझे पूरा यकीन है कि उसकी लगाई हुई कीमत से ज्यादा सारे हिंदुस्तान में तुम्हें कोई ऑफर नहीं मिलेगी। थोड़ी ही देर के बाद मस्तान ने फिर गोखले का जिक्र शुरू कर दिया। उसकी बातों से मुझे महसूस हुआ कि गोखले उसकी दिलो दिमाग पर सवार है और मस्तान अगरचे खुले बंदों उसका इजहार नहीं कर रहा, लेकिन वो उसकी दिन ब दिन तरक्की से खाइफ है और उसे नीचा दिखाने का कोई रास्ता उसे सुझाई नहीं दे रहा। अपने चंद मखसूस मोतमद कारकुनों के सिवा उसका अपने गिरोह के बाकी लोगों पर से एतबार भी खत्म हो चुका है। इसी गुफ्तगू के दौरान उसने मुझसे दबी जबान में कैसर के मुताल्लिक भी 2 मरतबा पूछा कि क्या वो उसके गिरोह में शामिल हो सकता है। मैं मुसलमानों के इस अजीम खैरख्वाह और सरपरस्त को किसी मुगालते में नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कैसर के मुताल्लिक बताते हुए कहा कि कैसर की वफादारी और जानिसारी किसी शक व शुबे से बालातर है। उसे अगर ये कहा जाए कि दुश्मनों को खत्म करना है तो वो आखिरी गोली तक उन पर चलाने से दरेख नहीं करेगा, लेकिन उसमें मामला फहमी और मौके पर खुद कोई सही फैसला करने की सलाहियत नहीं। वो बेहद निडर और अपनी जान की परवाह न करने वाला है, लेकिन उससे काम लेने के लिए एक लीडर की हमवक्त जरूरत है। मेरी बात सुनकर मस्तान खामोश हो गया और उसके चेहरे पर मायूसी दिखाई देने लगी। मस्तान के मुझ पर बहुत एहसान थे, बल्कि ये कहने में मुझे कोई आर नहीं कि DMI की हिरासत से फरार होने के बाद बंबई पहुंचने पर अगर मस्तान मुझे सहारा न देता तो बहुत मुमकिन था कि मैं किसी फुटपाथ पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता या फिर से भारतीय इंटेलिजेंस की एजेंसियों के हत्थे चढ़ जाता। मैंने मस्तान को कहा कि मैं उसकी परेशानी बखूबी समझ गया हूँ, मुझे 2-3 दिन में उसका हल ढूंढने का मौका दे। इंशाल्लाह उसकी परेशानी दूर करने का कोई जरिया जरूर निकल आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और फेसबुक पर भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम अपडेट्स फौरन मिलती रहें। और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।